तो खबरें ये हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है 2, 3, 4%। अब आपने क्या करना है? अब देखें, समझाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो मैं आपको ये बताऊं कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा क्यों रहा है, डॉलर के क्या मसले हैं वगैरह वगैरह। पर दूसरा मोर इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव पता क्या हो सकता है? वो ये कि आपको एज एन इन्वेस्टर ये इंटरेस्ट रेट कितना फ़र्क करता है। सो आज हम बात करेंगे ये 2, 3, 4% वाले इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट ऑन द टू बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस। एक है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, एक है डिविडेंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको ये इंटरेस्ट रेट 3 जगह से हिट करेगा। आपको, आपकी कंपनी को। रीजन है कि आपकी कंपनी को हिट कर दिया तो इसका मतलब आपको भी हिट करेगा, यानी कि स्टॉक प्राइसेस नीचे आ जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। सो ग्रोथ स्टॉक को कभी भी इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो 3 तरीके से इंपैक्ट करता है। नंबर 1, ओवरऑल डिमांड। पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ कंपनीज कौन सी हैं? 1 मिनट के लिए सोचें। आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर के अंदर डिमांड कहाँ से आती है? सीमेंट सेक्टर के अंदर डिमांड उस वक्त आती है या उन टाइम्स के अंदर आती है जब जीडीपी ग्रो कर रही होती है। भाई, घर कौन बनाएगा 25%, 27% डिस्काउंट रेट के ऊपर? कौन बनाएगा? 27%, 25% इंटरेस्ट रेट का मतलब कि आपको उधार नेट मिलेगा 29% पे, अगर 25% इंटरेस्ट रेट है तो। कोई 25% इंटरेस्ट रेट पे उधार लेके घर बनाएगा? मजबूरी वाला बंदा बनाएगा, राइट? या फिर फ्रीलांसर्स, जो कि आपको भी होना चाहिए, अगर आप नहीं है तो डॉलर में जो कमाते हैं वो बनाएंगे, बट वो लोग पाकिस्तान में काफ़ी कम है। कैसे पता चलता है? ओवरऑल जितना हमारा एक्सपोर्ट है, आई थिंक उसमें से शायद 5% है फ्रीलांसर्स का, जो कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। तो कौन बनाएगा घर? कोई नहीं बना सकता। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इकोनॉमी स्क्वीज होती है, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। अब ये भी मैं समझा देता हूँ, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही तब है जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो वैसे अगर ₹1,00,000 की आपकी इनकम थी और 20,000 रुपये आप बचा रहे थे, तो 20% इन्फ्लेशन है तो अगले साल वैसे ही पैसे खत्म हो जाएंगे आपके। तो आप क्यों घर खरीदेंगे या घर बनाएंगे या उधार लेंगे घर पे, राइट? तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ये ग्रोथ इकोनॉमीज, क्योंकि डिमांड ड्राइव करती हैं इकोनॉमी से, जनरल इकोनॉमी से, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है डिमांड घट जाती है। इसका मतलब क्या? अगर सीमेंट 50 मिलियन टन बिकना था तो वो 30 मिलियन टन बिकेगा, 40 मिलियन टन बिकेगा, 45 मिलियन टन बिकेगा। फॉरेन इंपैक्ट इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। व्हाट इफ डिमांड कम है, लेकिन इन लोगों ने सोचा कि हम सब मिल के प्राइस ही ऊपर रखेंगे, हम बेचेंगे ही नहीं सीमेंट सस्ती। बट डिमांड कम है, इसका क्या मतलब? टॉप लाइन कम हो सकती है। तो पहला इंपैक्ट क्या हुआ? जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, जीडीपी नीचे आती है, जीडीपी की ग्रोथ हैम्पर होती है, और जब ये होता है तो इनकी टॉप लाइंस, यानी कि जितना सीमेंट बेचा मल्टीप्लाई बाय प्राइस, वो नीचे आना शुरू हो जाता है या वहीं खड़ा हो जाता है, या उसमें ग्रोथ नहीं आती है। नंबर 2, भाई, पाकिस्तान में तकरीबन सारी की सारी ग्रोथ कंपनीज ने उधार लिया हुआ होता है। ग्रोथ कंपनीज कौन सी ग्रोथ कंपनीज होती हैं? जो कि कंटिन्यूसली एक्सपैंड करती हैं। अब मुफ्त में तो एक्सपैंड होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं? अपना तो प्रॉफिट अपने पास रखते ही हैं, एक्सपेंशन करने के लिए उधार भी लेते हैं। ये दोनों मिला के एक बड़ा प्लांट लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि 5-7 साल के अंदर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बेहतर हो जाएंगी यानी डिमांड ग्रोथ आ जाएगी। डिमांड ग्रोथ आ गई तो ये पैसे बनाएंगे। लेकिन अगर डिमांड ग्रोथ नहीं आई तो बैंकों को इंटरेस्ट भी तो वापस करना है, राइट? अब आप इस्लामिक से लें, उसको आप कुछ और कह दें, नॉन इस्लामिक से लें, उसको आप कुछ और कह दें, पैसे तो वापस करने हैं, राइट? जब पैसे वापस करने हैं और उसका रेट ऊपर चला गया है, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को 1 अरब रुपए की इंटरेस्ट पेमेंट वापस करनी थी, तो अब वो 1.1 बिलियन वापस करेगा। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? नफा नीचे आएगा। सो एक तरफ क्या हो रहा है? पॉइंट नंबर 1, टॉप लाइन नीचे आ रही है, यानी जितना सीमेंट बेच सकते थे उतना बेच नहीं पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट को पैसे वापस देने जल्दी पड़ जाएंगे। इसका एक और लेयर भी होता है कि व्हाट इफ कंपनी नुकसान में चली गई तो पुराने पैसे नहीं वापस कर पाई, बट वो लेटर इन द इनिंग्स होता है, लेटर इन द सिस्टम होता है, बट उसको अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दें। एक अच्छी ग्रोथ कंपनी को भी 2 जगह से फर्क पड़ेगा, एक ओवरऑल डिमांड एंड नंबर 2 फाइनेंस कॉस्ट, जो कि बैंकों को वापस करने हैं पैसे। बट एक और चीज़ है विच इज़ द थर्ड थिंग, वो है जो लोगों को इतना आराम से नज़र नहीं आता है, इतना क्लियर नहीं होता है, वो है वैल्यूएशन इम्पैक्ट। देखें, जब एक ग्रोथ कंपनी है ना, अगर मैं आपको कहूं कि रिस्क फ्री गारंटीड मैं आपको 25% अगले साल पैसे दे दूंगा, एक ये ऑप्शन है आपके पास, और एक ये ऑप्शन है कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसका कैश फ्लो अभी बेहतर नहीं है, आगे जाके बेहतर हो सकता है, मतलब रिस्क है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है 6 महीने में बेहतर हो जाए, हो सकता है 6 साल तक बेहतर रहा हो, हमें तो कुछ नहीं पता, राइट? जिन हालात में हम आजकल हैं, हमारी तो सोचने और समझने की सलाहियत बैठ गई है। तो मैं आपको कहता हूं यार, एक जगह से आपको 25% फ्री मिलता है और एक जगह से आपको शायद
30% मिल जाए, शायद -20 मिल जाए, शायद 50 मिल जाए, शायद 40 मिल जाए, आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे ठीक है भाई, मैं 90% ऑफ द पैसा तो रिस्क फ्री में लगा देता हूँ और बाकी जो 5-7% बच जाएगा, 10% बच जाएगा, मैं उसको आपको दे देता हूँ, बट मैं 25 पे नहीं दूंगा भाई, अब मैं दूंगा 30-32%, कम से कम आप मुझे दोगे तो मैं आपको ये पैसे दूंगा। इसका मतलब क्या है? वैल्यूएशन के ऊपर इम्पैक्ट। जो सीमेंट के बायर थे वो रुक जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग सीमेंट के प्लेयर्स थे वो सोचेंगे यार सीमेंट का तो कुछ पता ही नहीं है, 3-6-8 महीने। और बाय द वे, सिर्फ सीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर सेक्टर जो ग्रोथ सेक्टर है पाकिस्तान का उसकी बात कर रहा हूँ। वो कहेंगे यार क्या ज़रूरत है मुझे ये सब कुछ करने की, एक काम करता हूँ यहाँ से पैसे निकाल के फिर रिस्क फ्री में लगा देता हूँ, जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट होता है, फाइनेंस कॉस्ट पे यानी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट होता है, और टॉप लाइन के ऊपर इम्पैक्ट होता है, ग्रोथ पे इम्पैक्ट होता है। तो ये 3 चीज़ों से अगर आपके पास कोई ग्रोथ स्टॉक है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और ये कुछ नया नहीं है, ये आती जा रही है जब से डिस्काउंट रेट 7-8%, 10% से बढ़ के ये 23% हुआ है, ये आप देखते आए हैं। हो सकता है कि ये इम्पैक्ट और तेज़ी से नजर आए, हो सकता है कि लोग कहें कि ये आखिरी डिस्काउंट रेट है, इसके बाद डिस्काउंट रेट नहीं बढ़ेगा, इसके बाद इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा और शायद सीमेंट्स के अंदर परफॉर्मेंस आ जाए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि सीमेंट्स के अंदर परफॉर्मेंस कब आ सकती है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि किताब में एज एन इन्वेस्टर आपको कब कब फर्क पड़ सकता है। तो 3 जगह से। लेकिन जब आप इसको कंपेयर करते हैं एक डिविडेंड की कंपनी से जो कि 100% आपको पे आउट करती है, तो वहां सिर्फ 2 जगह से इंपैक्ट आता है। लेट मी एक्सप्लेन। पॉइंट नंबर 1, जो डिविडेंड वाली कंपनीज होती हैं वो ऑलरेडी मैच्योर होती हैं, कैश रिच कंपनीज होती हैं, और उनकी जिस तरह से मार्केट में बीटिंग्स आई हैं, उनकी डिविडेंड यील्ड उतनी होती है जितना रिस्क फ्री रेट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पावर कंपनी को आप उठा के देखें, फर्टिलाइजर कंपनी को आप उठा के देखें, उसकी डिविडेंड यील्ड आज कितनी है? 20-25 के बीच में, कहीं 23% होगी, डिस्काउंट रेट के आसपास होगी। क्यों? वो तो ऑलरेडी कैश बना रहा है, तो वो आपको ऑलरेडी उतनी इनकम तो क्रिएट करके दे ही रहा है जितनी आपको ऑल्टरनेट रिस्क फ्री में मिल रही है। तो ये एक इम्पैक्ट कम हो जाता है। बट अगर 25% डिस्काउंट रेट हो जाएगा तो आप कितना मांगेंगे कम से कम इस फर्टिलाइजर कंपनी से या पावर कंपनी से? 25 तो मांगेंगे ना, ताकि आप मैनेज कर सकें अपने पोर्टफोलियो को, राइट? तो ये इम्पैक्ट आपकी डिविडेंड यील्डिंग कंपनी में भी आ सकता है कि स्टॉक प्राइसेस थोड़ी सी नीचे चली जाए, इतनी नीचे चली जाए कि डिविडेंड यील्ड ऑफ रिस्क फ्री एंड डिविडेंड यील्ड ऑफ द कंपनीज बराबर हो जाए। तो इसका मतलब क्या कि वैल्यूएशन पर इम्पैक्ट आता है, बट कैश फ्लो पे उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आता है जिस तरह ग्रोथ कंपनीज में आता है। ग्रोथ कंपनीज चलती ही उस वक्त है जब उनकी अर्निंग्स ग्रो कर रही होती हैं, बट मैच्योर कंपनीज ऑलरेडी ग्रोथ तो उनके अंदर 4-5-7-8% ही होती है, इससे ज्यादा तो ग्रोथ होती नहीं है। तो होता क्या है? तो ये कंपनीज में उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आता है वैल्यूएशंस पे। अब आप सोचेंगे भाई इनको भी तो फाइनेंस कॉस्ट देने होते हैं। भाई कैश फ्लो कंपनीज हैं, कैश रिच कंपनीज हैं, ये आपको डिविडेंड दे रही हैं, इसका मतलब पहले से फाइनेंस कॉस्ट, डेट इज बीन टेकन केयर ऑफ, तो उसके ऊपर वो इंपैक्ट भी नहीं आता है। तो जो डिविडेंड वाली कंपनीज है, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो प्राइमरीली उनके ऊपर एक इंपैक्ट आता है, वैल्यूएशन पे भी आता है बट प्राइमरीली एक इंपैक्ट आता है। वो ये इंपैक्ट आता है कि आज अगर एक कंपनी आपको 22% डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड यील्ड कर रही है, और इंटरेस्ट रेट 25 हो जाता है, तो कम से कम आप उससे 25 मांगेंगे। बट आपको पता है एक बेनिफिट भी होता है, ये कंपनीज क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल बहुत पुराना है, ऑलरेडी ग्रोथ ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे हैं, जितनी प्रोडक्शन है उतना ही बेचते हैं, डिविडेंड कमाते हैं, अर्निंग्स कमाते हैं, आपको वापस कर देते हैं। इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो इनके अंदर कैपिटल गेन्स सेफ्टी ओरिएंटेड बनते हैं। इसीलिए मैं जब भी किसी इन्वेस्टर से बात करता हूं, मैं उसको कहता हूं कि यार चलो ये तो ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना ऊपर चला गया, कितना नीचे आ गया, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, बट श्रीलंका के हालात भी ख़राब थे। आज से साल पहले 70% इन्फ्लेशन था, 25% इंटरेस्ट रेट था। आपको पता है लास्ट महीने का इन्फ्लेशन कितना है? 4%। आई एम नॉट सेइंग रेप्लिकेशन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगले साल का इन्फ्लेशन पाकिस्तान का 4% हो जाएगा, मैं सिर्फ समझाने की आपको ये कोशिश कर रहा हूँ। ग्रोथ ओरिएंटेड और डिविडेंड इन्वेस्टिंग के अंदर डिफरेंस है। अगर आपने डिविडेंड के लिए ग्रोथ स्टॉक ले लिए हैं, मर गए। बढ़ते हुए डिस्काउंट रेट के अंदर वैसे ही तबाही होने वाली है आपकी, बिकॉज इनकी कैश फ्लोज वैसे ही कम हो जाएंगे, वैल्यूएशन का इंपैक्ट पूरा आएगा। लेकिन जब आप डिविडेंड वाले इन्वेस्टिंग के अंदर होंगे तो आप पे इंपैक्ट जरूर आएगा वैल्यूएशन का, थोड़ा बहुत स्टॉक प्राइसेस नीचे आ जाएंगी जब तक बराबर हो जाए उसकी यील्ड इंटरेस्ट रेट के मुकाबले में, बट वो इंपैक्ट उतना बड़ा नहीं होगा। कहने का मकसद क्या है? सोच लें आप कौन से इन्वेस्टर हैं। आप डिविडेंड वाले इन्वेस्टर हैं, आप पे इंपैक्ट कम आएगा, लेकिन जब चीज़ें बेहतर होंगी, 2 साल, 6 महीने, 5 साल जब भी होती हैं, आपका रिटर्न कम होगा। तो आप ये सोच लें कि आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों की है। ये बातें करना बहुत आसान है कि मार्जिन इंटरेस्ट रेट क्यों ऊपर जा रहा है, इंटरेस्ट रेट कब तक ऊपर जाएगा, वगैरह वगैरह।
अगर आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन आपकी नीड्स के हिसाब से है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टर हैं, डिविडेंड की उम्मीद करके बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको साल का यील्ड मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, उससे डिविडेंड एक्सपेक्ट करके बैठ गए, या आप डिविडेंड इन्वेस्टर हैं और आप सोच के बैठ गए कि तेजी हो जाएगी और मुझे बहुत पैसे बनेंगे, तो यहां आप गलत हो जाएंगे। सो डिसाइड आप किस किस्म के इन्वेस्टर हैं। ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे, ये 3% के बाद किसने कहा टॉप हो गया? हो सकता है टॉप हो गया, हो सकता है नहीं, हो सकता है 2-3% अगर इन्फ्लेशन बढ़ती चले जाए, 2-3% और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। चूज योर स्टॉक्स वाइजली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।